Hello everyone, welcome back to my channel Early Educators. So I welcome to the fifth lecture of the series that I have started few days back, which is Math NCERT important question for board 2021. And luckily, just because of you all and for your support, today we are here with the fifth lecture. Okay, and I'll be taking more two to three more lectures on this series, so that we can cover most of the questions which are important from the NCERT. Then I'll be thinking of bringing some different series, but let me first finish this series. So today's our first question is from the chapter area related to circles, and this question is also you can say important question. The question says an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 cm. Find the area between the consecutive find the area between two consecutive ribs of an umbrella. ओके, तो क्वेश्चन में हमें एक छाता दिया हुआ जिसे हम अम्ब्रेला बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो उसका 8 रिब्स है, ठीक है। 8 रिब्स मतलब उसका ढांचा समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रिब्स है और जिसका रेडियस दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पूछा गया है कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। तो रेडियस हमारा दिया हुआ है, चुप से उसको लिखते हैं। रेडियस क्या भैया 45 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट हमारे पास 8 पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स है और हमको दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एक मतलब कुल मिला के ये एक सेक्टर का ही एरिया पूछ रहा। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के अल बल छाता होता दे के बोल दिया कि रिब्स मतलब ये छाता का हड्डी उड्डी जो तो बोल के क्वेश्चन को थोड़ा सा बना दिया कॉम्प्लिकेटेड, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बेसिकली उसका पूछने का मतलब है कि भाई भैया इसका 8 गो रिब्स है, तो आप इस 2 रिब्स के बीच में मतलब इस सेक्टर का आप एरिया बताइए। तो क्या होगा तब एंगल थीटा कैसे निकालेंगे। तो 360 होता है टोटल, हमको पता है, और इसका पास 8 गो रिब्स है तो 8, ठीक है। तो ये 8 से ये कट रखे नहीं, कटना तो चाहिए। 8 का आंसर 8 से 8 चुके 32, 8 चुके 32 बचा 4, तो 8 बचे 40, मतलब थीटा हमारा आ गया 45 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल सब में 45 डिग्री बना रहा है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया कितना होता है, ठीक है। तो एरिया लिखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर मान लीजिए आप, मैं लिख दे रहा हूँ। तो क्या होगा यहाँ पे थीटा क्या हमारा 45 डिग्री, 45 बाई 360 इंटू पाई कितना है 22/7 और आर स्क्वायर क्या है, आर कितना 45 इंटू 45। तो चलिए इसको 5 से ही काटते हैं पहले। तो 5 से 5 9 से 45, 5 7 35, 5 7 35 बचा 1 बचका 5 5 2 10, ठीक है। 45 दौरान 90 होता है, तो इसको हम काटेंगे कितना बार में इसको हम काट सकते हैं। इसको 2 से काटते हैं, 2 से 11 बार में, 3 का 3 36 बार में, ठीक है, 36 बार में। अब इसको हम लोग कितना 9 से हम लोग काट सकते हैं, 9 9 के 36 4 बार में काट दिए, ठीक है। अब आई थिंक ये और कहीं नहीं कट रहा, शायद नहीं कट रहा है 4 से, तो ये तो कट ये तो नहीं कट रहा। तो मतलब बेसिकली 45 का स्क्वायर तो कितना बचा 4 4 16 50 25 4 4 25 20 20 दूना 40, तो 40 मतलब 5 2 10 और 2, तो ये हो गया इसका स्क्वायर 45 का स्क्वायर हो गया। अब नीचे में हमारा कितना 7 4 28 है, ठीक है। तो 11 5 55 के 5 हाथ में लगा 5, 11 दूना 22, 22 5 27 के 7 मतलब 27 हो जाएगा यहाँ पे, और 11 दूना 22 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो उसको डेसिमल में कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि ये मेंसुरेशन का सम है, तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं एक बिल्डिंग, मान लीजिए एक 30 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है।
30 मीटर का बिल्डिंग है और ये लड़का 1.5 मीटर का है, ठीक है, कोई बात नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब जब ये यहाँ से जब यहाँ देखा इसका टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री, मतलब ये था 30 डिग्री था यहाँ पे। लेकिन ये जैसे ही जब आगे गया, ये बिल्डिंग की तरफ जब ये आगे गया, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया 60 डिग्री। मतलब ये कुछ दूरी तक गया और बन गया 60 डिग्री। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें जब ये 30 डिग्री से जब ये 60 डिग्री हुआ, तो ये कितना डिस्टेंस कवर किया बिल्डिंग की तरफ, यही हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसका हम कोई नाम देते हैं, ए दे देते हैं इसको, BCDEF, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जैसे लेट AB इज इक्वल टू 30 मीटर बी द बिल्डिंग, लेट DC इज इक्वल टू 1.5 मीटर बी द बॉय। तो इस तरीक़े से आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा और 5 मार्क्स में आपको स्टेटमेंट अच्छा से, मतलब पूरा अच्छा तरीक़े से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो चलिए करते हैं सॉल्व हम लोग। तब हमें ए हमारा क्या होगा, ए अगर ये पूरा हमारा AB 30 मीटर है और ये 30 मीटर है और ये DC हमारा 1.5 मीटर है, तो ये भी तो EB भी तो 1.5 मीटर होगा। तो इसलिए जब हम AE निकालेंगे तो 30 माइनस 1.5, तो AE हमारा कितना होगा 28.5 मीटर, क्योंकि 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर कितना होता है 30 मीटर होता है। तो ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब चलिए हम इसको मान लेते हैं x, FE को मान लेते हैं x, FE इज इक्वल टू x मीटर, ठीक है। इसको हम FE को मान लिए x। तब अब हम लोग इन ट्रायंगल AEF में हम लोग क्या लगा सकते हैं, हमें ये पता है, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हम लोग tan का रेशियो यूज़ करेंगे, tan 60 डिग्री, क्योंकि tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है 28.5 और बेस क्या हमारा FE क्या है x है। तो और tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, तो 28.5/x। तो x हमारा कितना हो जाएगा 28.5 √x, और जब इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3/3। और ये 3 से तो कट नहीं रहा, क्योंकि नहीं कट रहा है, ये 3 से कट रहा, हमारे 3 9 से 27.335 से 15, 3 से 15, मतलब हमारा जो x का जो वैल्यू आएगा वो आ रहा हमारा 9.5 √3, ये हमारा x का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब ये x का वैल्यू हमारा आ गया, ठीक है। तो अब क्या है, अब ये जो DE है वो तो FE प्लस DF है और हमें FE पता है, अब हमें निकालना है DF। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल AED लेंगे, अब इन ट्रायंगल AED। तो यहाँ भी हम tan का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर पता है और हमें बेस निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होता है AE/DF प्लस FE, ठीक है। और FE को हमने x माना था और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और AE का मान क्या है हमारा 28.5 है, और DF तो हमको पता नहीं है, DF हमको पता नहीं है, लेकिन FE जिसको हम x माने थे उसका वैल्यू है 9.5 × √3। तो अब ये क्या हो जाएगा 20F प्लस 9.5 √3 हो जाएगा, और इधर 28.5 √3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो DF है, DF इज इक्वल टू व्हाट, ये प्लस में है क्योंकि दोनों के साथ √3 है, तो ये दोनों भाई है, मतलब ये दोनों को हम घटा या जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो प्लस में इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 9.5, तो ये 5 गया तो 0 बचेगा, और 28 में 9 गया तो 8 गया तो 20, 1 गया तो 19, मतलब 19.0 √3 क्या मीटर होगा, मीटर। मतलब ये जो लड़का जो 1.5 मीटर का था वो 19 √3 मीटर आगे गया, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री तक हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि स्टैटिस्टिक्स से है। तो अगर स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आता है तो ये मीन जो हमारा है स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली हम लोग 3 चीज़ पढ़ते हैं, मीन, मीडियन, मोड। तो अगर मीन से क्वेश्चन आता है तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे हमें ये डेटा का मीन निकालना है। तो ये जो है ना 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, मतलब अगर इस टाइप का डेटा रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप डेटा। ठीक है, या फिर अगर कोई दिया 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10, अगर इस टाइप का कुछ डेटा दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा। तो हमें क्लास 10 में बेसिकली ये ग्रुप डेटा का टाइप का ही क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो जब हम लोग आंसर शीट में जब हम लोग करेंगे सॉल्व, तो पहला हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैन बी ड्रॉन एज फॉलोज। तो ये मीन का क्वेश्चन में हमें एक टेबल फिर से बनाना पड़ता है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो ये कुछ इस टाइप का बनता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स, लिखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ हाउसेस, और यही हमारा फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग एफ बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मिड वैल्यू या फिर मिडिल वैल्यू, या फिर जिसको हम लोग क्लास मार्क भी बोलते हैं, क्लास मार्क। इसका साइन है एक्स आई। ठीक है, इसको एफ आई से सिग्निफाई करते हैं और इसको एक्स आई से सिग्निफाई करते हैं। तो जो मीन जो होता है उसमें हम लोग को एक और कॉलम बनाना पड़ता है जिसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई। ठीक है, तो जो पहला वाला जो डेटा है, तो ये जो पहला वाला डेटा क्या है, 0 to 2 है, उसके बाद क्या है 2 to 4 है, उसके बाद क्या है 4 to 6 है, उसके बाद क्या है 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, उसके बाद 12 to 14। इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 3 है। और जो क्लास मार्क जो होता है उसको निकालने का होता है ये जो इस टाइप का जो ग्रुप डेटा दिया हुआ है ना, इसका जो पहला वाला जो रहता है वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और जो सेकंड वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो ये जो क्लास मार्क निकालने का होता है उसका मतलब होता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो मतलब ये दोनों को जोड़ के जब हम लोग उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा क्लास मार्क आता है 2। तो यहाँ पे 2 + 0 क्या होगा, 2 ही होगा, डिवाइड बाई 2 मतलब 1। और यहाँ पे 2 + 3 6 हुआ, 6 डिवाइड बाई 2 तो क्या होगा 3 होगा। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 13 होगा। तो यहाँ पे गौर करने का बात है, यहाँ पे बजाय सबको जोड़े फिर इसको 2 से डिवाइड किए, तो उसको करने के बजाय हम लोग किसी 2 या 3 तो कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि मतलब ये कितना का डिफरेंस मारा है। जैसे कि यहाँ पे ये 1 के बाद जस्ट 1 ऐड हुआ, ये 2 के साथ जस्ट एक ऐड हुआ, तो इसका मतलब सभी में 1 ऐड होते जाएगा। तो हमें हर बार उसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली देखेंगे कि कितना से इंक्रीज़ हो रहा, बस वो सब में हम लोग सिंपली कर देंगे तो जल्दी होगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ आई है एक्स आई है, और यहाँ पे एफ आई एक्स आई को इंटू ही करना है। तो 1 × 1, 3 × 2 = 6, उसके बाद 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35, 7 × 35, 9 × 6 = 54, 11 × 2 = 22, और 13 × 3 = 39। ठीक है, अब हमको इसका करना है टोटल। ठीक है, करना है हमको इसका टोटल। तो टोटल क्या होगा, इसको करने का इसको तो करना होगा, तो क्या होगा 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 11 + 5 16, 1 17, 7 × 2 19,
प्लस 120। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी टोटल, मतलब टोटल नंबर ऑफ हाउसेज हमारा कितना है, 20 है। और ये इसको टोटल करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हमारा फॉर्मूले में काम नहीं आएगा। अब इसको हमको ऐड करना है, तो क्या होगा, 9 + 1 11, 11 + 14 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 6 31, 31 + 1 32। तो 32 का 2, हाथ में 3, ठीक है। और 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 + 3 16। तो ठीक है, तो हमारा FI और FI हमारा दोनों आ गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा FI क्या है, 20 है, और FI क्या है, 162 है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बस हमें इस डेटा को फॉर्मूला में पुट करना है और हमें उसका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, मीन कॉमा XI इसे लिखते हैं, इसके बाद इसका पर बांट देते हैं। क्या होता है, समीशन FI XI डिवाइड बाय समीशन FI। ये समीशन या फिर सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब सबको जोड़कर। तो ये FI XI हमारा कितना आया, 162 आया, और FI कितना है, 20 आया। तो इसको हम लोग 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 से 8 टाइम्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 से 1 टाइम। तो XI इज इक्वल टू व्हाट, 81/10। तो सिंपली यहाँ पे हम 8 के बाद 1 डेसिमल प्लेस पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब इस गिवन डेटा का जो मीन है, जो एवरेज है, वो हमारा 8.1 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक मीन से लेंगे, जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पे कोई एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी f अगर कोई मिसिंग है तो उसे हमें फाइंड करना हो। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है। और ये क्वेश्चन आसान भी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हमें मीन दे दिया गया है ₹18, और यहाँ पे हमें जो f का जो वैल्यू, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, हमें यहाँ पे f का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो वही जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो बनाए थे, क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो वही हम फिर से बनाएंगे। चलिए इसको पहले हम लोग बना लेते हैं कि वो कैसा होगा। यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ डेली पॉकेट POCKET पॉकेट, ठीक है। आप समझ आइए कि इन रुपीज़, चलिए इन रुपीज़। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, और ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी FI। नेक्स्ट क्या होगा, क्लास मार्क, और ये क्या हमारा XI। और नेक्स्ट क्या है हमारा FI XI, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो पहला क्या हमारा डेटा 11 to 13 है, 13 to 15 है, 15 to 17 है, 17 to 19 है, 19 to 21 है, 21 to 23 है, और लास्ट में 23 to 25 है। सॉरी अगर मेरा वॉइस थोड़ा स्लो आ रहा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब नेक्स्ट क्या है, 7 6 9 13, और ये हमारा f जिसको हमको फाइंड करना है, और ये 5 और ये 4। शायद ये आपको दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट क्या है, क्लास मार्क, मतलब हमको इसका मिड का वैल्यू निकालना है। तो मिड का वैल्यू क्या होगा इसका, 11 + 13, तो कितना होगा, 24, तो 24 डिवाइड बाई 2 12, और यहाँ पे 28 मतलब 14। तो बेसिकली हमें यहाँ भी एक यूनिट, मतलब एक चीज़ हमें बढ़ाना है। मतलब 15 का हो जाएगा हमारा 16, 17 का हमारा हो जाएगा 18, 19 का हो जाएगा 20, 21 का हो जाएगा 22, और 23 का हो जाएगा 24। अब हमें क्या करना है, FI XI। तो 12 7 2 14, 1 7 7 1 8 7 7 12 84,
14 6 24 के 4 2 6 2 84 6 6 6 के 24 6 कम 6 ठीक है। और 16 9 ज़ा 9 6 के 54 54 के 4 हम लगा 5 9 कम 9 144 और 11 इंटू 13 कितना होगा 11 इंटू 13 सॉरी 18 इंटू 13 18 इंटू 13 180 प्लस 3 8 24 के 4 24 के 4 हाथ लगा 2 3 कम 3 3 2 5 मतलब कि 4 5 प्लस 8 13 यहाँ पे 1 2 मतलब 234 और ये 20 इंटू एफ क्या होगा 20 एफ होगा। और ये 5 इंटू 22 5 का 5 5 10 के 0 हाथ में लगाएगा 5 का 5 5 10 10 1 11 और यहाँ पे 4 6 16 के 6 हाथ में लगाए जगह 8 1 9 मतलब 96। तो अब हमें इसको ऐड करना है तो मैं इसको यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे इसको लिख सकूँ ठीक है। सॉरी मुझे थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हो रहा है इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा स्टैमर कर रहा हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो अब हमको इसको ऐड करना है ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ fi मतलब सॉरी समेशन fi। तो क्या होगा यहाँ पे 5 प्लस 4 मतलब 4 प्लस 9 9 ठीक है 9 3 12 12 9 21 21 21 6 27 27 और 7 34 तो 27 और 7 34 के 4 हाथ में लगा 3 ठीक है एक यहाँ पे 1 प्लस 4 44 और प्लस f क्योंकि हम लोग वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते तो ये हमारा आ गया समेशन fi ये आ गया। अब क्या समेशन fi xi क्या होगा fi xi क्या होगा 9। तो मैं थोड़ा ताकि ये वीडियो लेंदी ना हो इसलिए मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ और मैं इसको तुरंत ऐड करके मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हमारा जो समीशन fi xi आया 752 प्लस 20f। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है क्या होगा मीन इज इक्वल टू समीशन fi xi डिवाइड बाय समीशन fi। तो xi मतलब सॉरी हमारा जो मीन था वो हमारा दिया हुआ था 18 और समीशन fi xi क्या आया 752 प्लस 20f ये हमारा आया समीशन fi xi और समीशन fi क्या है 44 प्लस f। अब हमको इसको करना है इंटू अरे बाप रे ये मल्टीप्लिकेशन भी ना 40 तो क्या होगा 0 8 6 32 के 2 हाथ में लगा 3 4 कम 4 4 3 7 प्लस 72 तब ये क्या होगा 70 मतलब 2 7 2 9 और 7 ठीक है प्लस 18f ठीक है 752 प्लस 20f। अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा मतलब हमारा आ जाएगा 2f ठीक है 2f आ जाएगा इधर ये तो अब ये इधर आएगा तो होगा माइनस तो हमारा कितना बचेगा इसमें 40 790 माइनस 750 तो कितना बचेगा 40 बचेगा तो f इज इक्वल टू 20। तो यही हमारा f का वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पे पूछा गया सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है तो ये f का वैल्यू 20 ही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से इस साल कहीं आना चाहिए अगर पेपर थोड़ा आसान आया तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़रूर आ जाएगा मीडियम मोड से ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज का लेक्चर का हमारा आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा आज का इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई का मतलब होता है वही जिससे हम लूडो खेलते हैं जिसमें 1 से लेकर 6 तक लिखा हुआ रहता है। तो अ डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर और नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। तो जिन लोगों को प्राइम नंबर का मतलब नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो खुद वही होता है। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका जो फैक्टर है या फिर हाँ इसका जो फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और ये खुद 2 है। इसका 2 ही कॉमन फैक्टर होता है।
जैसे फिर आपका 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब प्राइम नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है और वो खुद नंबर होता है, तो इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो जब हम डाई को जब हम थ्रो करेंगे या फिर जब उसको हम फेंकेंगे तो मेरा क्या क्या आने का चांसेस है, तो या तो वो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या होगा, ये 1 2 3 को ये मतलब यही सब ना, हमारा एक डाई को जब थ्रो करेंगे तो यही 6 चीज़ ना आएगा। अब नेक्स्ट होता है कि टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स, हमारा टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितना है, 6 है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो इस 6 पॉसिबल आउटकम में प्राइम नंबर क्या क्या है, प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 है। 1 ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, वो कुछ नहीं होता है। तो 2 है, उसके बाद 3 है और 5 है, ये हमारा 3 को प्राइम नंबर है 1 से लेके 6 तक में। तो क्या होगा यहाँ, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ आउटकम्स लिखेंगे हम लोग। नंबर ऑफ़ आउटकम्स कितना है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हमारा कितना है, 3 है और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है। तो 3/6 मतलब 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर क्या है हमारा, 1/2 होता है। इसी तरह हमको नंबर सेकेंड और पार्ट 3 करना है। तो ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या पूछा है, नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। जब भी हमें बिटवीन बोल दे तब बिटवीन 2 नंबर्स दिया हुआ है तो वो दोनों नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। मतलब बिटवीन 2 and 6 मतलब ये 2 और 6 के बीच में कितना नंबर आ रहा है, तो 3 4 5 आ रहा है, तो 3 नंबर आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6, तो वो क्या होगा, 3 है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर टोटल नंबर ऑफ डिजायरेबल आउटकम्स कितना है, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 6 है, तो 1/2। मतलब इसका भी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6 वो भी 1/2 है। अब इसी तरह जो तीसरा पार्ट है वो क्या पूछा, एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आई थिंक इस स्टेज में आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पे कितने ऑड नंबर है, 1 है, 3 है और 5 है। तो यहाँ भी हमारा 3 ही ऑड नंबर है 1 से लेके 6 तक में। तो वही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजायरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो डिजायरेबल आउटकम्स हमारा कितने हैं, 3 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, 6 है, तो 1/2। मतलब इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो ये प्रोबेबिलिटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे भी आप एक बार अच्छे से देख लें कि डाई में कितने होते हैं। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर थोड़ा अच्छा से पूछ ले तब हमें बोल दिया जाएगा कि when two dice is thrown simultaneously। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा बनता है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले लेक्चर में कराने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए वही पढ़ते रहें, सीखते रहें और सिखाते रहें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।